नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और उसमें अपन ये देख रहे थे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में अपने को जानकारी देने वाले सोर्स कौन कौन से हैं। तो अभी तक अपन ने डायरेक्ट सोर्स पढ़ा है और इनडायरेक्ट सोर्स पढ़ा है, लेकिन कल की क्लास में इनडायरेक्ट सोर्स में एक टॉपिक रह गया था, भूकंप। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भूकंप विज्ञान के माध्यम से अपन कैसे पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो जो अपन बात किसकी कर रहे थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत। और इन स्रोतों को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। पहले क्या था, प्रत्येक स्रोत जो डायरेक्ट सोर्स, जिनके माध्यम से अपने को सीधा सीधा पता चल जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। दूसरा था अप्रत्यक्ष स्रोत, मतलब ऐसे सोर्स जिनके माध्यम से साइंटिफिक स्टडी करके, वैज्ञानिक अध्ययन करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया जा सके। अगर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो अपन ने देखा था ज्वालामुखी, अपन ने देखा था खनन प्रवेधन, मतलब माइनिंग एंड ड्रिलिंग, अपन ने देखा था उल्का पिंड का अध्ययन। ये किस किस तरीके से अपने को इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं उसकी अपन ने बात की थी। अप्रत्यक्ष स्रोत जो अपनी पिछली क्लास थी इसके ऊपर ही थी। अप्रत्यक्ष स्रोतों में अपन ने किन किन को देखा था, अपन ने देखा था डेंसिटी को, कि डेंसिटी कितनी कितनी कहाँ कहाँ क्या होती है, अधिक डेंसिटी का रीजन क्या होता है। उसके बाद में अपन ने देखा था दाब, प्रेशर, और ये भी देखा था कि जो दाब है वो डेंसिटी को किस तरीके से प्रभावित करता है, और दाब टेम्परेचर या गलनांक बिंदु जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको भी किस तरीके से प्रभावित करता है। उसके बाद में अपन ने देखा था टेम्परेचर, तापमान, मतलब पृथ्वी के सरफेस से जैसे जैसे अपन अंदर की ओर जाते हैं तापमान किस दर से बढ़ता है, इसको देखा था। फिर अपन ने देखा था गुरुत्व विसंगति, और एक पॉइंट जो बचा हुआ था वो क्या था, भूकंप। और अपन ने ये भी देखा था कि अभी तक जितने भी स्रोत हैं पृथ्वी के बारे में जानकारी देने वाले, उनमें जो सबसे विश्वसनीय सोर्स है या सबसे ऑथेंटिक सोर्स है या सबसे वैज्ञानिक सोर्स है, वो सोर्स कौन सा है, भूकंप। और यहाँ से आपका एक अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले जितने भी सोर्स हैं उनमें सबसे विश्वसनीय सोर्स या सबसे अधिक सटीक जानकारी देने वाला सोर्स कौन सा है, भूकंप। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भूकंप विज्ञान के माध्यम से अपन कैसे पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो करते हैं बात। भूकंप के ऊपर जाने से पहले अपन ये देखेंगे कि भूकंप होता क्या है। साधारण तौर से देखा जाए दोस्तों तो भूकंप क्या है, पृथ्वी में होने वाला वाइब्रेशन या क्रस्ट में होने वाला कंपन ही क्या होता है, भूकंप होता है। अब ये जो वाइब्रेशन या ये जो कंपन हो रहा है इसके दो रीजन हो सकते हैं।
या तो ये कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से हो रहा है, मतलब प्राकृतिक कारकों से हो रहा है, या फिर मानवीय कारकों से हो रहा है, या मानवीय हस्तक्षेप से हो रहा है। लेकिन फिर भी अपन भूकंप की श्रेणी में उस कंपन को मानेंगे जिससे थोड़ी बहुत नुकसान होता हो। ऐसे तो नॉर्मली जो कंपन होता है वो बहुत बार होता है। जैसे कई ट्रेन जा रही है और आप पटरियों के पास खड़े हैं तो आपको महसूस होगा कि वहाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी में कंपन हो रहा है। तो उसको अपन भूकंप की श्रेणी में नहीं मानेंगे। लेकिन अगर डेफिनेशन देखें कि पृथ्वी में होने वाला वाइब्रेशन ही क्या है, भूकंप है, तो एक वो बहुत माइनर सा वाइब्रेशन होता है जिससे किसी प्रकार का मानवीय या किसी प्रकार का निर्माण कार्यों में कोई क्षति नहीं होती है। तो भूकंप के बारे में अपन बात करें तो भूकंप होता क्या है? पृथ्वी में या क्रस्ट में होने वाला कंपन क्या होता है? भूकंप होता है। अब ये जो कंपन है ये दो कारणों से होता है। एक तो होता है दोस्तों प्राकृतिक कारणों से। प्राकृतिक कारणों से मतलब प्राकृतिक कारक वे कारक होंगे जिनमें किसी प्रकार का कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा कारक कौन सा होगा? दूसरा कारक होगा मानवीय कारक। मानवीय कारक, यहां तक क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो, जो प्राकृतिक कारक है वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से नेचुरल फैक्टर हो सकते हैं जिनके माध्यम से क्रस्ट में वाइब्रेशन होता है। तो एक तो अपन ने देखा था कि जो प्लेटें होती हैं या जो प्लेटों का मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, संचलन होता है। पहला कारण क्या निकलेगा यहां? पहला कारण निकलेगा प्लेटों में होने वाला संचलन। प्लेटों में होने वाला संचलन पहला। और भूकंप आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? प्लेटों में होने वाला मूवमेंट जो होता है। प्लेटों में तीन प्रकार का मूवमेंट होता है। प्लेट क्या होती है वो अपन नेक्स्ट बात करेंगे जब अपन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तीन प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसमें एक में प्लेटें दूर जाती हैं, उसमें हल्का भूकंप महसूस होता है। एक में प्लेटें आके टकराती हैं जिसमें तीव्र गति वाला भूकंप आता है। और एक में प्लेटें ना दूर जाती हैं ना पास आती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, उनसे भी क्या आता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। कहर यहां अपने को यही जानना है कि प्लेटों में होने वाले संचलन के माध्यम से या होने वाले संचलन के कारण पृथ्वी में कंपन होता है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? दूसरा रीजन हो सकता है फॉल्ट। खैर ये भ्रंशन भी जुड़ा हुआ है प्लेट संचलन से ही, तो अगर इसको अपन अलग से मेंशन नहीं करें तो भी काम चल जाएगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन हो सकता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। जब भी मैग्मा क्रस्ट को तोड़कर के बाहर निकलता है तो जैसे ही वह क्रस्ट को तोड़ता है तो पृथ्वी के धरातल में क्या होता है, कंपन होता है। और क्या होता है? और होता है लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन। भूस्खलन क्लियर है? लैंड स्लाइडिंग से भी कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। अगर प्राकृतिक कारकों के अलावा बात करें, खैर जो बड़े भूकंप के कारण होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल रीजन ही होते हैं। मानवीय कारकों से जो भी भूकंप की उत्पत्ति होती है वो बहुत ही हल्के भूकंप की श्रेणी में आते हैं। लगभग में उनके कारण से कोई भी प्रकार की क्षति या नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर मानवीय कारकों की अपन बात करें तो सबसे बड़ा कारक है बांध बनाना। बांध बनाना। और
एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जब मानव कोई बहते हुए नदी को या बहते हुए जल को अगर रोकने की कोशिश करता है तो उसका इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो प्लेटें होती हैं उनको प्रभावित करता है। गुजरात में आए भूकंप को भी बांध का ही रीजन माना गया है। इसके अलावा परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, इनके द्वारा भी क्या होते हैं, भूकंप महसूस किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत मानवीय कारक हैं, जैसे माइनिंग होना, खनन। और खनन से क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक खनन से पृथ्वी की जो आंतरिक भाग की प्लेटें हैं उनको मूवमेंट करने के लिए स्थान मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। इस वजह से खनन वाले क्षेत्रों में क्या होता है, आपको भूकंप देखे जाते हैं। इसके अलावा भी जो निर्माण कार्य हैं उनके थ्रू भी भूकंप आता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप हो रही हैं वहाँ क्या होता है, पर्टिकुलर एक एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और प्रेशर आने की वजह से पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें हैं वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। खैर यहाँ ज़्यादा डिटेल से अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन भूकंप का जो चैप्टर है वो सेपरेट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ अपने को कितना ध्यान रखना है, यहाँ अपने को यही ध्यान रखना है कि पृथ्वी के क्रस्ट में होने वाला जो कंपन होता है वह भूकंप होता है। कंपन दो कारणों से हो सकता है, एक नेचुरल रीजन हो सकते हैं, एक ह्यूमन रीजन हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में अगर बात करें तो प्लेटों में होने वाला जो संचलन है उसके थ्रू क्या आते हैं, कंपन होता है। भ्रंशन से भी क्या होता है, कंपन होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी क्या होता है, कंपन होता है। और भूस्खलन से भी क्या होता है, कंपन होता है। उसके बाद में अगर मानवीय कारकों की बात करें तो बांध बनाना, परमाणु परीक्षण या खनन करना, इनके माध्यम से क्या होता है, भूकंप आने की संभावना रहती है। खैर ये तो बात हुई बहुत ही जनरल सी, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी देने के लिए ये क्या योगदान देते हैं, अपना तो मेन मुद्दा वो है। तो जहां से दोस्तों भूकंप उत्पन्न होता है वहां से ऊर्जा निकलती है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वहां से ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है ये तरंगों के माध्यम से पहुंचती है धरातल पर, और जब इन तरंगों का अध्ययन किया जाता है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने को जानकारी उपलब्ध होती है। तो अपन नेक्स्ट बात करें कि जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वहां से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे, उस ऊर्जा को अपन प्रत्यास्थ ऊर्जा कहेंगे। तो देखो जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है दोस्तों उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भूकंप मूल, उसको अपन कहेंगे भूकंप मूल, भूकंप मूल या फोकस या हाइपो सेंटर। ठीक है, मेनली इंग्लिश में इसके नाम इस वजह से लिखे गए हैं कि कई बार हाइपो सेंटर से ही क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो भूकंप क्या है, पृथ्वी में होने वाला कंपन भूकंप है, लेकिन जिस स्थान के ऊपर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को अपन बोलेंगे फोकस या भूकंप मूल। और इस भूकंप मूल से दोस्तों क्या निकलती है, इस भूकंप मूल से निकलती है ऊर्जा। इस भूकंप मूल से क्या निकलती है, ऊर्जा। और ये कैसी ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। अब ये जो ऊर्जा है ये निकलती किसके माध्यम से है, ये निकलती है दोस्तों तरंगों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। क्लियर है। और जैसे ही भूकंप मूल से जो एनर्जी निकलती है वो
तरंगों के माध्यम से निकलती है, और जो पहली तरंग निकलती है उसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। जो पहली तरंग निकलेगी उसको बोला जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। और जो दूसरी तरंग निकलेगी वो निकलेगी दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर है यहां तक? यहां तक चीजें क्लियर है कि भूकंप मूल वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल से ऊर्जा निकलती है, उसको प्रत्यास्थ ऊर्जा कहेंगे। ये ऊर्जा तरंगों के माध्यम से निकलती है, और भूकंप मूल से दो तरंगें निकलती हैं, पहली अनुदैर्घ्य और दूसरी अनुप्रस्थ। अब आगे अपन ये भी बात करेंगे कि अनुदैर्घ्य क्या होती है, अनुप्रस्थ क्या होती है। जैसे ही ये तरंग पहुंचती कहाँ है, धरातल पर। जैसे ही ये तरंग पहुंचती है धरातल पर, तो वहां क्या होता है, वहां होता है ईपी सेंटर या अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। अब देखो दोस्तों, यहां से एक तरंग पहुंची अनुदैर्घ्य और दूसरी तरंग पहुंचेगी अनुप्रस्थ। अब ये किस तरीके से पहुंचेगी ये तो अपन आगे बात कर ही लेंगे। अब देखो, यहां दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भूकंप मूल क्या होता है, वह स्थान जहां भूकंप की सबसे पहले उत्पत्ति होती है। अब जैसे ही भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वहां से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी तरंगों के माध्यम से पहुंचती है धरातल तक। और धरातल के ऊपर जिस स्थान के ऊपर सबसे पहले कोई तरंग पहुंचती है उसको बोला जाता है भूकंप केंद्र। बात समझे मेरी, कि भूकंप मूल से जो तरंग सबसे पहले जहां टकराएगी वही क्या होगा, वही होगा भूकंप केंद्र, वही होगा ईपी सेंटर। तो दो चीजें निकल करके आई कि भूकंप के अंदर क्या होता है, वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है, वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है। क्लियर है? अब देखो, भूकंप के अंदर हमेशा भूकंप मूल के 90 डिग्री के ऊपर होता है। यह चीज भी ध्यान रखना, हमेशा जो भूकंप केंद्र होता है वह भूकंप मूल के 90 डिग्री पर होता है। अब 90 डिग्री पर क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि यह स्थान भूकंप मूल के सबसे नजदीक होता है। यह स्थान भूकंप मूल के सबसे निकट होता है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन यहां बन जाता है इसके साथ ही, कि भूकंप मूल के सबसे नजदीकी स्थान को कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके तभी सोल्व होंगे जब, हाँ ठीक है भाई, देख रहा हूं आपके कमेंट लास्ट में देखेंगे, आपके कमेंट लास्ट में देखेंगे। ठीक है, भूकंप मूल के सबसे दो नजदीकी स्थान होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर आ जाएगा भूकंप केंद्र। ठीक है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनका सबका ध्यान रखना है। अब देखो, अब जैसे ही भूकंप मूल से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा तरंगों के माध्यम से निकलती है, और यहां से दो तरंगें निकलती हैं, एक अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्घ्य। अब जैसे ही ये तरंगें भूकंप केंद्र पे पहुंचती है तो यहां से एक और तरंग निकलती है, यहां से एक और तरंग निकलती है, और उस तरंग को कहा जाता है धरातलीय तरंग। उस तरंग को कहा जाता है धरातलीय तरंग।
अब ये धरातलीय तरंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरफेस पे चलती है, इस वजह से इसको सरफेस वेव भी कहा जाता है। सरफेस वेव भी इसको बोल सकते हैं। दूसरी कारण, ये जो तरंग है उसको सबसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इस वजह से इसको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। इस वजह से इसको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। और लॉन्ग वेव से ही क्या निकाल लिया? एल, इस वजह से इसको एल तरंग कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो, भूकंप मूल से जो सबसे पहले जो तरंग उत्पन्न होती है वो तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन बात कर लेते हैं इनकी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने लिए सही रहेगा, चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। ये पृथ्वी हो गई और ये स्थान क्या हो गया? ये स्थान हो गया भूकंप मूल। ये स्थान हो गया भूकंप मूल या फोकस या हाइपोसेंटर। अब अपन साथ साथ चलते रहते हैं। अब देखो, भूकंप मूल से जो पहली ऊर्जा निकलेगी वो कौन सी निकलेगी? अनुदैर्घ्य तरंग निकलेगी। कौन सी निकलेगी? अनुदैर्घ्य तरंग निकलेगी। तो यहाँ अपन सारी की सारी विशेषता लिखते जाएंगे अनुदैर्घ्य तरंग की। ठीक है। अब जो दूसरी तरंग निकलेगी दोस्तों, वो दूसरी तरंग निकलेगी अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। और एक तरंग जो अपन ने बात की थी वो कौन सी निकल रही थी? धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग, इसकी अपन इस साइड बात कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो चलती कैसे है? अनुदैर्घ्य तरंग चलती है आगे पीछे धक्का देती हुई। जैसे आपने कभी कभी कोई लाइन में लगे हुए होंगे फॉर्म जमा करवाने की, या किसी भी लाइन में लगे हुए होंगे, तो क्या होती है, वो लाइन एक बार आगे जाती है फिर एक बार पीछे जाती है। लेकिन जब भी आगे जाती है तब बड़े प्रेशर से धक्के के साथ जाती है, लेकिन पीछे आती है तो थोड़ा धीरे धीरे पीछे आती है। सेम इसी हिसाब से आपकी अनुदैर्घ्य तरंग चलती है, इस वजह से ही उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग दोस्तों एक बार सिंक होगी फिर फैलेगी, फिर वापिस से सिंक होगी फिर वापिस से फैलेगी। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। ये अनुदैर्घ्य जो तरंग होती हैं ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं दोस्तों। ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। क्लियर है? अब ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं तो इनकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ यही पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला है कि जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं उनकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी जो गति होती है वो होती है 7 से 14 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये तरंगे 1 सेकंड में 14 किलोमीटर तक जा सकती हैं। ठीक है। अगर ये आगे पीछे धक्का मार करके चल रही हैं तो इनमें कणों की गति लहर दिशा के समानांतर ही होती है। मतलब जैसे ये तरंग चल रही हैं, जैसे ये तरंग चल रही हैं वैसे ही इनके क्या चल रहे हैं? कण चल रहे हैं। तो इसमें कणों की जो गति होती है वो लहर दिशा के क्या होती है? समानांतर ही होती है। इसकी अपन एक बार यहां तक ही बात करके अब पहुंचते हैं अनुप्रस्थ पे। अब अनुप्रस्थ कैसे चलती है? अनुप्रस्थ चलती है दोस्तों सर्पिलाकार रूप में। अनुप्रस्थ चलती है सर्पिलाकार रूप में। इस तरीके से अनुप्रस्थ तरंग चलती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो कणों की गति होती है दोस्तों, जो कणों की गति होती है वो लहर दिशा के किस पे होती है? समकोण पर होती है। लहर दिशा के कहाँ होगी? समकोण पर होगी।
खैर इनकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल से बात अपन जब भूकंप पढ़ेंगे वहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कणों की गति होती है वो लहर दिशा के समकोण के ऊपर होती है और इसमें समानांतर होती है। तो ये तरंग कैसे चलेगी? ये तरंग सर्पिलाकार रूप में चलेगी। इस वजह से ही इसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ये तरंगें जो होती हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। जो आपकी प्रकाश तरंगें होती हैं उनके समान होती है, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी जो गति होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों से आधी होती है। मतलब ये 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये गति करती हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब देखो, अब इस वापिस आ जाते हैं भूकंप मूल पे। भूकंप मूल से दो तरंगों की उत्पत्ति होती है, पहली अनुदैर्घ्य, दूसरी अनुप्रस्थ। अब दोनों तरंगें एक जगह से चलती हैं, एक की गति 14 किलोमीटर पर सेकंड है और एक की गति 7 किलोमीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचेगी? जिसकी गति ज्यादा है। और गति किसकी ज्यादा है? अनुदैर्घ्य की। और अनुदैर्घ्य कैसे चलती है? आगे पीछे धक्का देती हुई। तो अब देखो दोस्तों, यहां से ये तरंग चलेगी आगे पीछे धक्का देती हुई, आगे पीछे धक्का देती हुई। क्यों? क्योंकि इसकी गति सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है तो ये सबसे पहले पहुंचेगी, और सबसे पहले पहुंचेगी तो इसको बोल देंगे प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग। और प्राथमिक तरंग को प्राइमरी वेव बोलेंगे, और प्राइमरी वेव से अपन यहां ले लेंगे पी। प्राइमरी वेव से अपन यहां ले लेंगे पी, तो इसको बोल देंगे पी वेव या प्राइमरी वेव। अब समझ में आया कि इसको पी वेव क्यों कहा जाता है, और ये केंद्र के ऊपर या भूकंप केंद्र के ऊपर या ईपी सेंटर के ऊपर सबसे पहले क्यों पहुंचती है। यह चीज उम्मीद है कि समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ सेकंड के बाद में ही यहां दूसरी लहर पहुंचती है, वो कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। इस वजह से उसको कहा जाता है सेकेंडरी वेव। और सेकेंडरी वेव से यहां क्या ले लिया? गौण तरंगे या द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंग। और सेकेंडरी वेव से यहां ले लिया एस वेव। एस वेव। क्लियर है? अब यहां जो दूसरी तरंग जाएगी वो कौन सी जाएगी दोस्तों? एस वेव जाएगी। और एस वेव कुछ सेकंड के बाद में पहुंचेगी। इस वजह से जब सिस्मोग्राफ के ऊपर, अब सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप के अंकन करने का एक माध्यम होता है। थोड़ी सी उसकी बात पहले ही कर लेते हैं साइड में दोस्तों। सिस्मोग्राफ क्या होता है? यहां इसकी भी साथ साथ ही बात चला लेते हैं। सिस्मोग्राफ होता है भूकंप के मापन का एक यंत्र होता है, जिसके ऊपर एक पेंसिल लगी होती है, और जैसे ही कंपन करती है वो पेंसिल हिलती है। जैसे ही पृथ्वी कंपन करेगी वो पेंसिल हिलेगी। और ज्यादा कंपन करेगी तो पेंसिल और ज्यादा तेज हिलेगी। और ज्यादा कंपन करेगी तो पेंसिल और ज्यादा तेज तरीके से हिलेगी। तो सबसे कम जो होता है वो P होता है, फिर S होता है, फिर L होता है। क्यों होता है वो अपन बात करेंगे। अभी आपको यही ध्यान रखना है, जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूकंप मापन का यंत्र होता है। भूकंप मापन का क्या होता है? यंत्र होता है। ठीक है, दिख रही है सबको? ठीक है। अब देखो, सिस्मोग्राफ के ऊपर सबसे पहले, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिस्मोग्राफ के ऊपर सबसे पहले जो तरंग अंकित होती है वो कौन सी होती है? पी तरंग होती है। लेकिन पी तरंग होती है वो पृथ्वी के अंदर चलती है, इस वजह से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। हालांकि
पी तरंग की गति होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है, लेकिन आंतरिक भाग में चलने के कारण उससे नुकसान कम होता है। इस वजह से उसको बहुत ही हल्के से दिखाया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। उसके बाद में एस वेव को थोड़ा और तेज हिलती है पृथ्वी में कंपन, और एल वेव से सबसे ज्यादा हिलेगा, क्योंकि एल वेव कहां आ जाएगी? एल वेव आ जाएगी दोस्तों धरातल के ऊपर। एल वेव कहां आ जाएगी? एल वेव आ जाएगी धरातल के ऊपर। तो यहां देखो, जो एल तरंग होती है, जो एल तरंग होती है, उसकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है। गति सबसे कम होती है, मतलब 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड उसकी गति होती है। लेकिन नुकसान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। नुकसान जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब अपने पास तीनों तरंगें आ गई हैं। भूकंप मूल से दो तरंगों की उत्पत्ति होगी, प्राथमिक और सेकेंडरी। जैसे ही ये यहां पहुंचेंगी तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अपन इसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र। जैसे ही ये तरंगे भूकंप केंद्र पे पहुंचेगी तो वहां से एक और तरंग की उत्पत्ति होगी जिसको बोलेंगे धरातलीय तरंग। अब यहां एक चीज का और ध्यान रखना, ये दोनों तरंगे पृथ्वी के अंदर चल रही हैं। इस वजह से इन दोनों तरंगों को बोल देंगे बॉडी वेव या कायिक तरंग या शरीर तरंग। यह भी चीज समझ में आई होगी कि इनको बॉडी वेव क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये दोनों तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं, इस वजह से इनको कहा जाता है बॉडी वेव। और बॉडी वेव मतलब शरीर के अंदर चल रही है। शरीर यहां मानव का नहीं होगा, पृथ्वी का होगा। ठीक है, तो दोनों को क्या बोल दिया जाता है? कायिक तरंग बोल दिया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि जैसे ही ये धरातलीय तरंग वहां पहुंचती है तो इसको क्या बोल दिया जाता है? इसको बोल दिया जाता है सरफेस वेव या धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा तेज चलने वाली तरंग क्या है? आप आंसर करते रहना फटाफट, कमेंट में देखूंगा नहीं, आज क्लास थोड़ी सी जल्दी निपटाएंगे। देखो, सबसे तेज चलने वाली जो तरंग है वो पी वेव है। पी वेव सबसे तेज चलती है लेकिन सबसे कम विनाशकारी है। ये सबसे कम विनाशकारी है। ठीक है। दूसरी चीज, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होने वाली तरंग कौन सी है? पी वेव है। उसके बाद में करेंगे अनुप्रस्थ या एस तरंग की बात। एस तरंग की गति पी वेव से आधी होती है। एस तरंग की गति पी वेव से आधी होती है और इसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव कहा जाता है। दूसरी चीज, ये दोनों ही तरंगें बॉडी वेव होंगी क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर चलती हैं। इसकी वजह से इनको कायिक तरंग कहा जाता है। एक इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जो पी तरंग होती है, जो पी वेव होती है, वो ठोस, ध्यान रखना दोस्तों, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो पी वेव है, पी वेव ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चलती है। सबसे मेन पॉइंट, पी वेव ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन ठोस भाग में इसकी गति सबसे ज्यादा होगी। मेरी बात को समझना कि जो पी वेव है वो तीनों माध्यम में चलती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, लेकिन ठोस भाग में गति पी वेव की सबसे ज्यादा होगी। और ये चीज काम आएगी जब अपन डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे, जब असंबद्धता पढ़ेंगे।
क्योंकि डिसकंटिन्यूटी का जन्म पी वेव या एस वेव के व्यवहार के आधार पर ही होता है। तो वहां जहां जहां पी वेव को हाई डेंसिटी मिलेगी वहां गति ज्यादा मिलेगी, और जहां कम डेंसिटी मिलेगी वहां गति कम मिलेगी, और जहां तरल आ जाएगा वहां गति और भी कम मिलेगी, और जहां गैस आ जाएगी वहां गति और भी कम मिलेगी। दूसरी चीज इसमें यह ध्यान रखना है कि जो पी वेव है वो ठोस भाग में थोड़ी मुड़ करके चलती है और तरल और गैस में सीधी चलती है। क्लियर है? एस वेव की बात करें, एस वेव का आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एस वेव केवल और केवल ठोस भाग में ही चलती है, ये ना द्रव में चलेगी ना गैस में चलेगी। क्लियर है यहां तक? एस वेव का आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ना ये द्रव में चलेगी ना ये गैस में चलेगी, ये केवल और केवल ठोस भाग में चलेगी। जहां भी इसको द्रव और गैस आएगा वो वहीं रुक जाएगी। तो पी वेव तीनों माध्यम में चलेगी, लेकिन ठोस भाग में सबसे ज्यादा तेज चलेगी। एस वेव केवल और केवल ठोस भाग में चलेगी, बाकी दोनों माध्यम में नहीं चलेगी। जबकि एल वेव है वो कहां चलेगी? वो चलेगी क्रस्ट पर। अब ये क्रस्ट चाहे महाद्वीपीय हो सकता है और महासागरीय हो सकता है, क्रस्ट कैसा भी हो सकता है। आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपको यह पूछा जाए कि पी वेव महाद्वीपीय क्रस्ट में ज्यादा चलेगी या महासागरीय क्रस्ट में, फटाफट आंसर करो। ठीक है, किसमें ज्यादा तेज चलेगी? महासागरीय भाग में ज्यादा चलेगी या महासागरीय क्रस्ट में तेज चलेगी। रीजन मैं यहां बता देना चाहता हूं कि इसकी डेंसिटी हाई है। इसकी डेंसिटी क्या है? इसकी डेंसिटी हाई है। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे। अब देखो, अब एक और बात कर लेते हैं अपन, यहां से नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। यहां से ये तरंगे चारों तरफ जाएंगी, ये क्या है? ये है भूकंप मूल। अब नाम लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ज्यादा। ये क्या है? भूकंप मूल। और भूकंप मूल से जो पहली तरंग जाती है वो कौन सी तरंग जाएगी? पी वेव जाएगी। पहली तरंग क्या जाएगी? पहली तरंग क्या जाएगी? पहली तरंग जाएगी पी वेव। और पी वेव जहां जाएगी वहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी वेव जाएगी वो कौन सी जाएगी? वो एस वेव जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से ये फिर चारों तरफ से भूकंपीय तरंगे जाएंगी। अब क्या है? ये चारों तरफ से ही भूकंपीय तरंगे यहां से जाएंगे। और इनके साथ साथ ही क्या जाएंगी? एस वेव भी जाएगी। इनके साथ साथ ही क्या पहुंचेगी? एस वेव भी पहुंचेगी। अब मेरे को डायग्राम में ये देख के बताना कि भूकंप केंद्र के अलावा कौन सा स्थान सबसे नजदीक है, या जहां जहां भी ये तरंगे जा रही हैं वहां वहां आपको सबसे नजदीक जो भाग है या जो भूकंप मूल के सबसे जो नजदीक भाग है वो कौन सा नजर आ रहा है? कौन सा नजर आ रहा है? भूकंप केंद्र ही आ रहा है।
तो भूकंप के अंदर भूकंप मूल के सबसे नजदीकी स्थान होता है। इसी हिसाब से इधर भी ये तरंगे जाएंगी। भाई पी और एस तो साथ साथ ही चलेंगी, पी थोड़ी सी पहले पहुंचेगी और एस थोड़ी बाद में पहुंचेगी। ठीक है। अब यहां से चीजें क्या हो जाती है दोस्तों, चेंज होना शुरू हो जाती हैं। अब देखो ये ऊपरी भाग ठोस है, ये ऊपरी भाग ठोस है। ठोस होने की वजह से ये जो तरंगे हैं वो कैसी चल रही हैं, मुड़कर चल रही हैं, मुड़कर चल रही हैं। और इनका पथ कैसा है, इनका पथ है अवतल। इनका पथ कैसा है, अवतल। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि P और S तरंगे का जो पथ होता है वो अवतल पथ होता है, जबकि L तरंगों का जो पथ होगा वो कैसा होगा, वो उत्तल पथ होगा दोस्तों। अब यहां से क्या है, यहां से P वेव चलेगी, यहां से क्या चलेगी, P वेव चलेगी। P वेव भी चारों तरफ चलेगी भाई, P वेव भी तो चारों तरफ चलेगी। और P वेव सिर्फ कहां चलेगी, सिर्फ क्रस्ट के ऊपर चलेगी। इनका जो पथ होता है वो कैसा होता है, P वेव का, सॉरी L वेव का, ये L वेव होगी। L वेव का जो पथ होता है वो कैसा होता है, उत्तल होता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां तक तो सारी चीजें बड़ी आसानी से चल रही थी जैसा अपन ने पढ़ा था, लेकिन यहां आते ही ये भाग आ जाता है, कैसा, द्रव आ जाता है। तो द्रव में P वेव सीधी चलेंगी और फिर वापस से ऐसे मुड़ जाएंगी, सीधी चलेंगी फिर से मुड़ जाएंगी, सीधी चलेंगी फिर से मुड़ जाएंगी। इस हिसाब से P वेव भी चलेंगी। लेकिन यहां से वो जो सीधी निकलेंगी तो ये इस दिशा से में नहीं जा पाएंगी। इस दिशा में नहीं जा पाने के कारण यहां से अगर इसके कोण को देखा गया तो ये कोण हुआ दोस्तों 103 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक, या 143 डिग्री तक, 143 डिग्री तक। कुछ जगह यहां आपको 105 डिग्री मिल जाएगा और यहां 145 डिग्री मिल जाएगा। तो ये जो स्थान है दोस्तों, ये जो स्थान है इसमें आपको किसी प्रकार की पी तरंगें देखने को नहीं मिलती हैं। इधर भी आपको पी वेव देखने को नहीं मिलती है, पी वेव देखने को नहीं मिलती है। इधर भी वही यहां से 103 या 105 डिग्री और यहां 143 या 145 डिग्री। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों क्षेत्रों में आपको पी वेव देखने को नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि यहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत द्रव्य की है, तो द्रव्य से ये सीधी ही निकल गई और जैसे ही आगे ठोस मिला वापिस से मुड़ करके चलने लग गई। अब ये तो इस डायग्राम में आपको इस तरीके से लग रहा है, लेकिन पृथ्वी तो गोल है, तो आपको उस हिसाब से देखना है कि ये चारों तरफ से एक द्रव्य की परत फैली हुई है। तो इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया पी वेव का छाया क्षेत्र। पी वेव का छाया क्षेत्र। यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि जो पी वेव होती है उसका छाया क्षेत्र क्या होता है, 103 से 143 डिग्री तक। अब छाया क्षेत्र क्या होता है, वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती छाया क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है। अब इसी हिसाब से जो एस वेव है वो भी आपको बहुत सारे एरिया में दिखाई नहीं दे रही है और वो यहां से लेकर के यहां तक दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको अपन बोल देंगे यहां से लेकर के यहां तक को, ये हो जाएगा एस वेव का छाया क्षेत्र। एस वेव का छाया क्षेत्र।
तो एस वेव का शेडो जो पूछा जाए तो क्या होगा, 103 से 103 या 105 से 105, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, छाया क्षेत्र। अब देखो, पी तरंगों के आधार पर यह देखा गया या ये पता चला, या एस तरंगों के व्यवहार से यह पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत कैसी है, द्रवावस्था में है। क्योंकि यहां ना तो एस तरंग दिखाई दे रही है और एस तरंगों के व्यवहार को देखा गया, तो क्या देखने को मिला कि एस तरंगें केवल और केवल ठोस भाग में चलती हैं। जबकि पी वेव के आधार पर देखा गया कि वो तीनों माध्यम में तो चलती हैं, लेकिन लिक्विड में सीधी चलती है और यहां सीधी चल रही है। क्लियर है? तो इस आधार के ऊपर यह पता लगाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक परत ऐसी जरूर है जो क्या है, द्रवावस्था में है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आगे जहां जहां भी भूकंप आए वहां वहां उनकी तरंगों का अध्ययन किया गया। ये अध्ययन किया गया कि इस क्षेत्र में किस डेंसिटी की चट्टानें हैं। तो इसी के आधार पर एक जगह है क्रोशिया, एक जगह है क्रोशिया। क्रोशिया में एक भूकंप आया और उस भूकंप का अध्ययन किया गया, तो एक नए लहर युग्म का पता चला, पीजी और एसजी, जिनकी गति बहुत कम थी। जिनकी गति क्या थी, बहुत कम थी। गति बहुत कम थी। तो इससे क्या अनुमान लगाया गया, इससे यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक बहुत कम घनत्व वाली भी परत है। और मैंने पहले ही बताया है कि डेंसिटी जितनी कम, तरंगों की गति उतनी ही कम। अभी तक पी और एस के व्यवहार को देखा गया। देखो, उसको तो एल को तो भूल ही जाओ, एल तो सिर्फ क्रस्ट में चलेगी। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की अपन बात कर रहे हैं, आंतरिक भाग की संरचना की बात कर रहे हैं, तो अपन पी और एस के ऊपर ही अपने को अध्ययन करना है। तो पी और एस की गति तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्रोशिया में एक भूकंप आया जिसमें ऐसी भूकंपीय तरंगों का पता लगा जिनकी गति बहुत कम थी, और उस लहर युग्म को क्या नाम दे दिया, पीजी और एसजी। और पहले जो तरंगें चल रही थी वो कौन सी थी, पी और एस। इनकी जो गति थी वो सबसे ज्यादा थी, गति सबसे ज्यादा। तो एक प्रकार की चट्टानें ये हो गई और दूसरे प्रकार की चट्टानें ये हो गई। इसी के बाद में एक जगह है टायर्न। टायर्न में भी एक भूकंप आया। एक जगह है टायर। क्रोशिया में कल्फा घाटी में आया था यह भूकंप। क्रोशिया में, क्रोशिया की जो कल्फा घाटी है उसमें यह भूकंप महसूस किया गया। टायर्न में भी एक भूकंप आया। टायर्न एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वहां भूकंप आया और वहां की तरंगों का अध्ययन किया गया, तो उनकी गति दोनों के बीच की निकली। मतलब उनकी गति न बहुत कम थी न बहुत ज्यादा थी। और उस लहर युग्म को क्या नाम दे दिया, उस लहर युग्म को नाम दे दिया पी स्टार और एस स्टार। और इनकी जो गति थी वो मध्यम थी। इस हिसाब से कई जगह के भूकंपों का अध्ययन किया गया, तो अपने को अलग अलग तरंगों का व्यवहार नजर आया। और इन्हीं तरंगों के व्यवहार के आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया, कुछ ने 4 में भी किया है। लेकिन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का विभाजन किया गया और उस विभाजन को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहां तक अपन ने बात क्या की थी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर या भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक द्रव की परत है
जरूर है। और आंतरिक भाग में अलग अलग घनत्व वाली चट्टानें भी हैं। और अलग अलग घनत्व की चट्टानें होने की रीजन से ही भूकंपीय तरंगों की गति में इतनी क्या होती है, विभिन्नता होती है। अगर एक ही डेंसिटी की चट्टानें होती, एक ही रासायनिक संगठन की चट्टान होती, तो भूकंपीय तरंगों की गति समान ही होती। तो इन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जिनकी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है कि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार से जानकारी उपलब्ध कराती है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट आज कम ही लिए हैं, लिए क्या लिए ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।